हे गाइस, ए.आर. रहमान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है। म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई है। एक वक्त ऐसा था जब उनका म्यूजिक लोगों के सर चढ़ के बोलता था। बॉम्बे, रंगीला, दिल से, रंग दे बसंती, ताल और न जाने कितने गाने हम आज भी रिपीट पे सुनते हैं। 2 अकेडमी अवार्ड्स, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, नेशनल अवार्ड, पद्म भूषण। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ए.आर. रहमान हमारे भारत की शान है तो कुछ गलत नहीं होगा। उनकी कंपोज की हुई एयरटेल ट्यून को हम सब ने अपने अपने फोन्स में डाउनलोड किया है। इनफैक्ट ये एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया था और इंडियन म्यूजिक को ग्लोबल पहचान दिलाने में उनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। पर अब उन्हें हर जगह से काफी हेट कमेंट्स, ट्रोलिंग ये सब मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे अब तक अचानक उनसे नफरत करने लग गए। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट कि ये सब शुरू हुआ कैसे। तो ए.आर. रहमान के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, पर जो लोग ये नहीं जानते कि मैटर क्या है, उन्हें मैं ये बता दूं कि ए.आर. रहमान ने रिसेंटली BBC एशिया नेटवर्क को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे बवाल हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा क्या बोला, देखते हैं। तो इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल पूछा कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू एज अ तमिलियन टू फिट इनटू अ फिल्म इंडस्ट्री वेयर हिंदी इज अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज। उस पे इन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि 60s-70s में उर्दू वाज अ प्राइमरी लैंग्वेज एंड द मदर ऑफ इंडियन म्यूजिक इन द लिरिक्स देन, सो आई लर्नड उर्दू फर्स्ट। और ये कुछ हद तक सही भी है। उस वक्त पे उर्दू पोट्री, उर्दू लिरिक्स ये सब काफी प्रोमिनेंट था और ये एक परसेप्शन बेस्ड आंसर था, मतलब व्हाटएवर ही ऑब्जर्व्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उनसे पूछा गया कि अलग अलग स्टेट्स में लैंग्वेजेस का काफी बवाल हो रहा है, क्या आपके ऊपर ये दबाव था कि ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? तो रहमान साहब बोले, मुझे तो ऐसा कभी नहीं फील हुआ, बट पिछले 8 साल से जब से पावर शिफ्ट हुआ है, मतलब कि जब से सत्ता बदली है, इनको ये सब फील होने लगा है। जो लोग क्रिएटिव नहीं है उनके हाथ में पावर आ गई है टू डिसाइड थिंग्स। इट माइट बी अ कम्युनल थिंग ऑल्सो, मतलब ये कम्युनल भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया जा रहा हो। ऑल्दो इट नेवर हैपेंड ऑन माई फेस बट आई हर्ड चाइनीज विस्पर्स। मतलब यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मुझे कम्युनल रीजंस की वजह से साइडलाइन किया गया और मुझे काम मिलना बंद हो गया। इस स्टेटमेंट पे मैं यही बोलूंगा, टू बी ऑनेस्ट, ए.आर. रहमान का काम अब उतना अच्छा नहीं रहा। उनके म्यूजिक में, उनके साउंड ट्रैक में अब वो बात नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया हो और वो टाइम के साथ इवॉल्व ना हो पाए हो। पिछले काफी टाइम से उनका म्यूजिक बहुत ही ऑर्डिनरी रहा है। तो उनके इस स्टेटमेंट से मैं अग्री नहीं करूंगा। फिर इंटरव्यूअर साहब उनसे आतिफ के बारे में पूछते हैं, आतिफ असलम, कि आपने उनसे कभी कोलैब किया है या नहीं, क्योंकि वो काफी सारे कॉन्सर्ट्स में, शोज में आपके लिखे हुए गाने जैसे कुन फाया कुन गाते रहते हैं। उस पे ए.आर. रहमान जवाब देते हैं कि नहीं, मैंने उनसे कभी कोलैब नहीं किया है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस एंड ऑल। फिर इंटरव्यूअर साहब अपनी फिलॉसफी झाड़ने लगते हैं और कहते हैं कि इट्स अ शेम बिकॉज आर्ट शुडंट हैव एनी बाउंड्रीज, यू नो। भले वो आर्टिस्ट पाकिस्तान से हो लेकिन बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। भले उस मुल्क के लोग हमारे लोगों को बुरी तरह से मारते हैं, आर्ट में सरहदें नहीं होनी चाहिए। फिर इंटरव्यूअर भाई साहब बोलते हैं कि छावा एक डिवाइसिव फिल्म थी, मतलब ये विभाजन को प्रमोट करती है, हेट प्रमोट करती है। जिस पे ए.आर. रहमान जवाब देते हैं कि हाँ, छावा वॉज अ डिवाइसिव फिल्म एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ए.आर. रहमान ने ही छावा का साउंड ट्रैक कंपोज किया है। और ये छावा को एक मैनिपुलेटिव फिल्म बोल के ये बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग बड़े स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि सच क्या है और मैनिपुलेशन क्या है। औरंगजेब की सच्चाई दिखाना डिवाइसिव था। उसने जो इतना ब्रूटली लोगों को मारा, औरतों के साथ जो भी किया, वो सच में डिवाइसिव था। असलियत में वो बहुत ही नेक आदमी था। फिर इंटरव्यूअर साहब बोलते हैं कि स्क्रीन पे जब भी एक नेगेटिव एक्ट परफॉर्म किया जाता है तो लोग बोलते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार देखो, अगर कैरेक्टर मुगल है या मुस्लिम है, जय श्री राम तो नहीं बोलेगा। और ये सब प्रोवोकेटिव सवाल जो पूछ रहे हैं, उनका नाम है हारून राशिद, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस बंदे ने और भी भड़काऊ सवाल पूछे, जैसे कि आप रामायण, जो कि रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी है, उसका साउंड ट्रैक डिजाइन कर रहे हैं। क्या आपको कभी फील हुआ कि कुछ लोग आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं देखना चाहते क्योंकि आप एक मुसलमान हैं? उस पे रहमान साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला, पर इंटरव्यूअर ने बहुत ट्राई किया इस इंटरव्यू के सेंसेशनल बनाने का। तो अब ए.आर. रहमान को इतना हेट मिल क्यों रहा है? पहली बात, जब अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स का करियर सैबोटैज किया जा रहा था तब आपने कुछ नहीं बोला। आपने पहलगाम अटैक पे कुछ नहीं बोला, मासूम लोग मरे उन पे कुछ नहीं बोला। वो छोड़ो, आपने इंडियन सिंगर्स में से एक के बारे में भी जरा सा कुछ नहीं बोला। और आतिफ असलम की तारीफों के पुल बांध दिए आपने। आई हैव नेवर सीन अ सिंगर लाइक हिम, ही हैज अ रियली स्पिरिचुअल वॉइस। हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क ने जब हमारे मासूम लोगों को मारा तब इनकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। उसके बाद जब जवाबी हमला होने लगा, देन ही स्टार्टेड कॉलिंग फॉर पीस। उनको ज्यादा काम नहीं मिला, so he started blaming communalism. To be honest, A.R. रहमान जैसे legends को ये सब शोभा नहीं देता. I used to respect A.R. रहमान a lot as he is always like calm, composed, mature. पर यहाँ किसी चीज को blame करना is not appropriate just because audience's taste has been changed and it happens almost every decade. So you need to evolve as per the trend. और भाई जब पड़ोसी मुल्क के लिए दिल इतना धड़कता है, then shift there itself, right? You'll get to work with Atif Aslam and more singers who have spiritual voices. Guys, मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स
रख दिए हैं। अब आप लोग डिसाइड कर लो AR रहमान दोगले हैं या नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट AR रहमान। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।